हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट सुरजीत कुमार मलिक अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है कि इतने दिनों से मैं जिन चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उन चीज़ों को आपने बड़े गौर से और ध्यान से देखा और समझा। बहुत सारे कमेंट में मुझे ये जवाब मिला कि मुझे ये जानना है, वो जानना है। सभी चीज़ों का जवाब मैं दोस्तों धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो बनाकर आप सभी को दूंगा। चलिए आइए, डोम समाज के एक बिखरे इतिहास में, डोम जाति के बिखरे इतिहास में मैं और एक नया अंक जोड़ रहा हूँ, जो कहीं भूले बिसरी यादों में बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लेखक इसके बारे में जानते हैं। बहुत सारे पढ़ने वाले, समझने वाले, जानने वाले लोग इन चीज़ों को बारीकी से समझते हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूँ आज के झारखंड में, जो कि बिहार से निकला हुआ ही एक अंग है। दोस्तों, झारखंड में 4 स्टेट बहुत मशहूर रहे हैं और इन चारों स्टेट का संबंध मध्य प्रदेश के रीवा से रहा है। और इसी रीवा प्रांत से 18वीं शताब्दी में गिरिडीह के पालगंज आए एक व्यक्ति जिनका नाम फतेह सिंह बताया जाता है। इनके 4 पुत्र हुआ करते थे और फतेह सिंह जी पालगंज में डोम राजाओं को हराकर वहाँ के संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित किया और अपने पुत्रों को डोम जाति के जितने भी राजा हैं, जो अलग अलग 4 प्रांतों में थे, और उनके सबसे बड़े राजा जो एक जगह रहा करते थे, उनको मौत के घाट उतारने के लिए और अपने साम्राज्य विस्तार के नीति को विस्तार देने के लिए चारों पुत्रों को आदेश देते हैं। फतेह सिंह के प्रथम पुत्र थे पृथ्वी सिंह, द्वितीय थे श्याम सिंह, तृतीय थे मेदिनी सिंह और रघुनाथ सिंह। कहीं कहीं पे संग्राम सिंह का भी जिक्र आता है मेदिनी सिंह के जगह पर। ये थोड़ा सा एक घुमावदार विषय है और एक लूप होल है यहाँ पे, जिसको इसको समझना पड़ेगा। और जब फतेह सिंह जी ने पालगंज से ये आदेश दिया कि हमारे चारों पुत्र अपने साम्राज्य विस्तार के लिए डोम साम्राज्य को ख़त्म कर देंगे और युद्ध की घोषणा की, तो फतेह सिंह के बड़े बेटे पृथ्वी सिंह फतेह सिंह जी के पास ही रुक गए पालगंज में, और फतेह सिंह जी ने पालगंज का राजा उन्हें घोषित कर दिया। द्वितीय में नवागढ़ बाघमारा, नवागढ़ बाघमारा के राजा श्याम सिंह को बनाया, जो कि उनके द्वितीय पुत्र थे फतेह सिंह जी के। तीसरे में कतरास के राजा बने संग्राम सिंह या मेदिनी सिंह, वहाँ के राजा बनाए गए। और चतुर्थ में झरिया के राजा रघुनाथ सिंह या कहीं कहीं पे कहा जाता है संग्राम सिंह। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है कतरास में और झरिया में, कि लेखक कहीं कहीं पे इन नामों को उलट पलट कर देता है ताकि कतरास और झरिया का जो इतिहास है वो छुपा रहे। लेकिन हम लोग इनको खोजने का प्रयास करते रहेंगे दोस्तों, और ये आगे हम आपको बताते हैं। एक सुराग मैं आपको और देना चाहता हूँ ताकि आप थोड़ा ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को सोचें, समझें, खोज सकें। नवागढ़, नवागढ़ में एक डुमरा बोल की जगह है। तो नवागढ़ मतलब क्या? नया गढ़, जो नया तरीक़ा से बनाया गया है या पुराने गढ़ों के बाद बनाया गया है। उन नए गढ़ को बनाने के बावजूद भी डुमरा नाम को न हटाना, इसका मतलब वहाँ की जनता डोम राजा को या डुमरा राजा को कितना महत्व देती थी, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। और डुमरा का जो इतिहास है नवागढ़ से ज़्यादा पुराना है। डुमरा में राजा बनवारी लाल ने दुर्गा पूजा का प्रारंभ किया, तो इसका मतलब है कि राजा बनवारी लाल से पहले दुर्गा पूजा वहाँ नहीं होती थी, वहाँ की संस्कृति में नहीं थी, वहाँ के लोग इसके बारे में जानते तक नहीं थे। तो क्या सत्य है क्या मिथ्या है, ये तो लेखक ही बता सकेंगे जिन्होंने ये लेखों को लिखा है। डोमगढ़ सिंदरी के बारे में भी बताता चलो दोस्तों। डोमगढ़ सिंदरी के राजा, जो डोम राजा हुआ करते थे,
ये लोग अपनी किताबों में लिखते हैं कि वो बहुत आतंक मचाए हुए थे और चौथाई कुल्ली में उनको चारों भाइयों ने मिलकर 4 वार में उनका अंत कर दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक राजा को 4 भाई मिलकर 4 सेना के साथ हमला कर दे और उनको परास्त कर दे, तो वो 4 भाई कितने महान होंगे जो एक व्यक्ति निहत्थे व्यक्ति को मारने के लिए वहाँ पहुँच गए, जिनके पास सही ढंग से अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे। तो डोमिनगढ़ में चौथाई कुल्ली जो जगह पे डोमगढ़ के राजा का वध हुआ, तो चौथाई कुल्ली जो है डोमगढ़ के राजा के महल से बहुत ही दूर है। और क्या परिस्थितियां हुई कि राजा को अपने महल से भाग जाना पड़ा, और भागते समय जब वो अकेले निहत्थे एक जगह पे थे तो चारों भाइयों ने मिलकर उनका वध या हत्या कर दिया और ये प्रसारित कर दिया कि भाई डोमिनगढ़ और डोमगढ़ के जो राजा हैं, झारखंड के जो राजा हैं वो मारे गए हैं और उनका राजपाट और अब जो है फतेह सिंह का राजपाट चलेगा। तो सोचने वाली बात है कि दोस्तों कि एक व्यक्ति अगर उसमें पौरुष ना हो, उसमें ज्ञान ना हो, भगवानी देन ना हो या उसमें किसी प्रकार का गुण ना हो, तो उस राजा को मारने के वजह से किसी राजा के हाथ में तलवार चिपक कर रह जाए और उसको उस तलवार से मुक्ति पाने के लिए किसी पूजा पाठ देवीय शक्ति का सहारा लेना पड़े, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि डोम जाति के जो राजा हुआ करते थे वो कितने महान थे। उनके पास दैवीय शक्तियों का जो प्रभाव था, जो आशीर्वाद था, वो कितना गहरा था। और जो लोग उनके ऊपर हमला करने आए थे उन लोग दैवीय शक्तियों को मजबूरी में कष्टों से बचने के लिए उसका प्रयोग करते थे ताकि वो तलवार हाथ से छूटे, और नहीं छूटने पे राजा फिर शासन कैसे करेगा, सभी समय हाथ में तलवार तो पकड़ के रह सकता नहीं है। तो ये सब कारण है दोस्तों, समझने की चीज़ें हैं। आगे भी मैंने एक राजा के बारे में बताया कि जिनके लिख देने से या बोल देने से वो सच हो जाता था, और आगे भी मैं आपको ऐसा बहुत सारे राजाओं के बारे में बताऊंगा जो आपको अचरज में डाल देगा। चौथाई कुल्ली के बारे में आप जानें दोस्तों। संग्राम सिंह जो कि सबसे छोटे भाई कहे गए हैं फतेह सिंह के इतिहास के अनुसार, वो जिस झरिया राज्य को डोम जाति से छीनते हैं उसमें करीबन लगभग 365 मौजा होते हैं। आप जानते होंगे कि एक मौजा में कितना एकड़ कितना बीघा होगा, और 365 मौजा एक झरिया प्रांत में होने का मतलब वो झरिया प्रांत पहले के मैप में आज के मैप का 3 गुना 4 गुना होगा। चलिए इसको और भी विस्तार से जानते हैं। तो राजा का जो महल था वो भी 365 कमरों का था। तो क्या ये संभव है दोस्तों कि वो 365 मौजा भी हो और 365 कमरे भी हो? तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसा आकलन लगाया जा सकता है कि ये महल संग्राम सिंह का ना हो, ये महल हमारे डोम राजा का हो, और 365 जो मौजा है उसके छोटे छोटे रियासतदार हों जो उन्हीं के परिवार के हो, जो 365 लोग उसमें रहते हों। 365 ही कमरे क्यों बनाए गए उस महल में, क्या कारण था? और 365 ही मौजे क्यों रहे झरिया में? तो झरिया का महल जो है वो डोम जाति का महल है। कहीं ना कहीं इन बातों को उलझा कर मनुष्य को, डोम जाति के लोगों को ये समझाया जाता है कि आपका कोई इतिहास नहीं है। मैं डोम जाति के सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि अपने इतिहास को खोजने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। आइए अब कतरास के बारे में चर्चा करते हैं। 18वीं सदी में मेदिनी सिंह ने कतरास राज्य की स्थापना की। इस पूर्व राजघराने का संबंध भी मध्य प्रदेश की रीवा रियासत से रहा है। 18वीं सदी के आसपास युवराज मेदिनी सिंह कतरास आ गए और कतरास
कतरासगढ़ रियासत बनाई। तो 18वीं सदी से पहले ये रीवा के जो वंशज हैं यहाँ पे थे नहीं, तो इनको क्या जरूरत पड़ी यहाँ आने की, ये भी शोध का विषय है। और कतरास में डुमरा राजा तालाब, तो डुमरा राजा तालाब का मतलब डुमरा राजा जो है यहाँ नहाते होंगे या सार्वजनिक तालाब होगा। डुमरा राजबाड़ी, तो डुमरा का राजबाड़ी भी वहाँ उपस्थित है। तो डुमरा राजबाड़ी भी है, डुमरा तालाब भी है, तो ये तो डोम का संपत्ति होना चाहिए। तो फिर 18वीं सदी में इन्होंने उस गढ़ की स्थापना कैसे की, इसका मतलब उस गढ़ का नाम कुछ और है, नवागढ़ नहीं है, कतरास नहीं है। इस नाम को बदल कर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। इसको शोध का विषय है दोस्तों। इन चीज़ों में डोम शब्द जो है कॉमन है, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। और कहीं से भी फतेह सिंह के वंशज ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ये चारों रियासत डोम को बिना हराए ली। उनको ये मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने डोम राजाओं को हरा कर ली है। और इन चारों जगह पर दुर्गा पूजा होता है। तो इसका मतलब है कि रीवा के आने से पहले, रीवा के लोगों के आने से पहले झारखंड में दुर्गा पूजा का प्रचलन नहीं था। तो दुर्गा पूजा का प्रचलन वहाँ पे आया। मैं पूजा का विरोधी नहीं हूँ और ना ही मैं किसी प्रांत का, क्षेत्र का या किसी वंश का विरोध करता हूँ। मैं सिर्फ उस वंश का इतिहास रखना चाहता हूँ जिस वंश से बड़े बड़े लोग घृणा करते हैं। वो ये कहते हैं कि डोम जाति छोटी जाति है, इसका इतिहास मत खोजो, मत पढ़ो, ये बेकार चीज़ है। क्योंकि अगर खोजने पे पढ़े लिखे लोग उतर गए तो उनको ये पता चल जाएगा कि ये जो रोटी वो छीन कर खा रहे हैं ये डोम की थाली की रोटी है। डोम की थाली की रोटी चबा चबा कर अभी तक खा रहे हैं। और डोम जाति को इस कदर नीचा कर दिया है कि उस थाली से गिरा हुआ जो छोटा मोटा टुकड़ा होता है वो बेचारे उसको खाने के लिए मजबूर हैं। नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, कागज़ बनाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनके पास किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है, ना ही उनके पास IAS IPS है, WBCS ऑफिसर है या किसी प्रकार के बड़े पदाधिकारी नहीं हैं। तो उनकी गुहार सुनेगा कौन? तो पीढ़ियों दर पीढ़ी उनको कुचला जा रहा है। क्यों? बाबा साहब कहते थे कि जिस जाति के पास इतिहास नहीं है वो जाति समूल नाश हो जाती। लेकिन ये एकमात्र जाति है जिसके लोग नहीं पढ़े लिखे थे लेकिन मौखिक जाति के इतिहास को इतना अच्छा से ये लोग याद रखे कि आज पढ़े लिखे लोग जो बुद्धिजीवी हैं, सोशल वर्कर हैं, उस चीज़ों को सोशली प्रोग्राम के ज़रिए से हर एक राज्य में, हर एक प्रांत में बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण जोड़ा नगाड़ा महाराज है। जोड़ा नगाड़ा में हर साल मेला लगता है, हर अलग अलग राज्य के डोम जाति के लोगों को बुलाया जाता है, निमंत्रित किया जाता है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि दोस्तों अपने इतिहास को समझिए और जानिए और बचाने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं आपको मिटाने के लिए, भले ही वो किसी भी वंश के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि सभी जाति को सम्मान करें, किसी का भी विरोध ना करें। इतिहास में जो घटना घटी है उन चीज़ों को ठीक ढंग से जो हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार रखें और वही मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके लिए किसी को भी किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को भी तकलीफ़ होती है तो उसके लिए मैं दुखी भी हूँ, क्योंकि ये तो सच है कि डोम राजा हुआ करते थे और डोम राजाओं को हरा कर ही ये राजपाट लिए हैं। दोस्तों जब डोम जाति का इतिहास हम जानते हैं और बताने का भी प्रयास कर रहे हैं तो उसमें कुछ पुराने नाम तो बताना ही चाहिए, वरना झारखंड जो नाम है वो तो नया नया है। झारखंड तो बिहार से निकला है और बिहार के बनने के बाद ही उसका नाम आया। उसके बाद भी कुछ प्रांतों का नाम रहा, रियासतों का नाम रहा, उसको झारखंड से जोड़ दिया गया। लेकिन पहले
आदिकाल में इसको क्या कहा जाता था, क्या समझा जाता था, चलिए थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। झारखंड को पहले क्या कहा जाता था। झारखंड का वर्णन वैदिक पुस्तकों में भी मिलता है। वायु पुराण में झारखंड को मुड़नाड मुड़नाड कहा गया है या मुड़नड कहा गया है तथा पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को कलिंद देश कहा गया है। झारखंड का वर्णन चीनी यात्री युआंग च्वांग, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ तथा ईरानी धर्म प्रचार आचार्य मुल्ला बहवानी ने भी किया है और विष्णु पुराण में इसे मुंड, इस राज्य को मुंड नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में छोटा नागपुर क्षेत्र को पुंडरीक, मतलब झारखंड को पुंडरीक नाम से जाना जाता था। कुछ बौद्ध ग्रंथों में चीनी यात्री फाहियान ने 399 ईसा में भारत आने का वर्णन मिलता है। फाहियान ने अपने पुस्तक में छोटा नागपुर को कुकुटलाड कहा है। तो हर जगह अलग अलग नाम, बार बार अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम देकर इतिहासकार के दिमाग को, इतिहासकार के सोच को इतना उलझाया जा रहा है ताकि वो सही ढंग से किसी चीज़ों को जोड़कर एक सूत्र में ना पिरो पाए। अगर पिरो देंगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि डोम राजा का क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक था, डोम राजा का राजवंश कहाँ से कहाँ तक कितने सालों तक चला, डोम राजा जो हैं उनके कितने वंशज हुए और उन्होंने अपना राज्य विस्तार कहाँ तक किया, डोम राजा के बाल बच्चों का विवाह कहाँ कहाँ पे हुआ, ये सभी चीज़ों का पता चल जाएगा। इसी कारण से नाम को, राज्यों के नाम को, प्रांतों के नाम को अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लिखा गया है ताकि कोई भी व्यक्ति उन चीज़ों को इकट्ठा करके समझ ना सके। एकमात्र वही व्यक्ति समझ पाएगा जिनको सभी चीज़ों का ज्ञान हो। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारे डोम जाति में बहुत अच्छे अच्छे दिग्गज मौजूद हैं जो इन चीज़ों के ऊपर बारीकी तरीके से ध्यान देते हैं और समझते हैं और जानते हैं और इन चीज़ों को जोड़ना भी जानते हैं, इन चीज़ों से अपने जाति का इतिहास को निकालना भी जानते हैं। तो कोई ये भ्रम में ना रहे कि डोम जाति का इतिहास नहीं है और डोम जाति झारखंड में बिहार से आकर बसी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहाँ के मूल निवासी आदिवासी हैं, हम ये मानते हैं, लेकिन डोम जाति जो है वहाँ की मूल निवासी है। हर जगह जहाँ पे उनके राजपाट हुआ करते थे, आदिवासी समुदाय हुआ करती थी, उनकी प्रजा थी, वो वहाँ के मूल निवासी है। कोई अगर ये कहने का प्रयास करे कि डोम जाति के गढ़ नहीं थे, जितने भी गढ़ हैं झारखंड में कहीं ना कहीं उसमें डोम जाति का इतिहास गढ़ा हुआ है, छुपा हुआ है, बस खोद कर उसे निकालने का प्रयास है। मैं अपने डोम जाति के सभी भाइयों से ये अनुरोध करूँगा कि इतिहास को खोजे, समझे, जाने और इसको सहेजने के लिए सरकारी तौर पे जो भी काम आपको करना पड़े उसको करें। नहीं तो दोस्तों आने वाले समय में आपको ये पन्ने भी इतिहास के नहीं मिलेंगे और आप एक हवा की झोंके की तरह यहाँ से वहाँ भटकते रहेंगे। जो हमारे पूर्वजों को अपने राज्य से, अपने संपत्ति से निष्कासित करने के बाद बंजारे के रूप में आज हम लोग का जो हालत हुआ है, कभी इस राज्य से उस राज्य रोजगार के लिए, कभी इस राज्य से उस राज्य जीवन बचाने के लिए, कभी इस राज्य से उस राज्य इज्जत बचाने के लिए, कभी इस राज्य से उस राज्य बाल बच्चों को सही जीवन देने के लिए। भटकने में ही जीवन खत्म हो जाएगा दोस्तों। इतिहास को इकट्ठा कीजिए, प्रचारित कीजिए और मैं चाहता हूँ कि डोम जाति उस मकाम पे पहुँचे जिस मकाम पे बाबा साहब हर उस जाति को देखना चाहते थे, जिस जाति का इतिहास
दूसरे लोग दफन कर देना चाहते हैं, दूसरे लोग बर्बाद कर देना चाहते हैं। कम से कम बाबा साहेब के विचारों को तरजीह दीजिए। जिस जाति का इतिहास नहीं होता वो समूल नाश हो जाता है। तो अपने मूल को बचाइए, समूल विस्तार कीजिए और इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं इतिहास के पन्नों को आपके सामने रखते हुए मैं एडवोकेट सुरजीत कुमार मलिक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस यूट्यूब चैनल को सुनने के लिए, मुझे इतने देर तक समझने के लिए। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल को इसी तरीके से अपना प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, लाइक करें, कमेंट कीजिएगा तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या जानना है और क्या समझना है। दोस्तों, मैं अनुरोध करूंगा अपने झारखंड के सभी वासियों से कि कम से कम इस 4 प्रांत में जो डोम का इतिहास है उसको सहेजने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भीम, जय भीम।